गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर में स्टार्ट किया था रासायनिक बंध एवं आणविक संरचनाओं से संबंधित था, उसमें मैंने आपसे आयनिक बंध के बारे में बात कर ली थी। आयनिक बंध क्या होता है? जब किसी स्थिर वैद्युत, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध जब किसी वैद्युत धनी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए और वैद्युत ऋणी परमाणु द्वारा उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए तो दोनों आयनिक परमाणुओं के बीच एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, जिसे आयनिक बंध कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? आयनिक बंध कहा जाता है। तो डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। जब किसी वैद्युत धनी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए और वैद्युत धनी परमाणु द्वारा उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए तो दोनों आयनिक परमाणु के बीच एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, उसे आयनिक बंध कहा जाता है। आयनिक बंध में मैंने आपको आयनिक यौगिक बताए थे, जैसे NaCl, MgCl2, CaCl2, इसके अलावा Mg3N2, इसके अलावा AlCl3 एक्सेट्रा आदि बहुत से आयनिक कंपाउंड होते हैं। इन आयनिक कंपाउंडों में एक विद्युत धनी परमाणु जो धातु परमाणु है और एक विद्युत ऋणी परमाणु जो हैलोजन परमाणु है, या कोई विद्युत ऋणी जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है? ग्रहण किया जा रहा है। एक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है? त्याग किया जा रहा है। तो मैंने आयनिक बंध निर्माण में 5 स्टेप बताए थे आपको। 5 स्टेप में क्या था कि कोई भी धातु होगी वो किस अवस्था में होगी? ठोस अवस्था में होगी। किस अवस्था में होगी भाई? ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में वो इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं करेगी? त्याग। उसको क्या दी जाती है? ऊर्ध्वारोपातन ऊर्जा, जो किस में परिवर्तित करती है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित करती है। किसमें परिवर्तित करती है? गैसीय अवस्था में। और गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक ऊर्जा और दी जाती है जिसका नाम है आयनन ऊर्जा। तो मैंने उसकी परिभाषा भी आपको बताई थी। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो धातु परमाणु पर धनावेश आता है, आकार में कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस विद्युत धनी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग गया तो विद्युत ऋणी परमाणु जो होता है वो अणु के रूप में होता है। किस रूप में होता है? अणु के रूप में। उससे 2 एटम निर्मित करने के लिए एक ऊर्जा दी जाती है, जिस ऊर्जा को कहा जाता है वियोजन ऊर्जा, जिससे 2 समान एटम बनते हैं। और उस 2 समान एटम में से मान लीजिए किसी एक एटम की कल्पना कर ली और उसमें जो धातु के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ एडिशन कर दिया जाता है तो उसका ऋणावेश आता है। जब उसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन किया जाता है तो एक ऊर्जा मुक्त होती है जिसको इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन विभव कहा जाता है। तो मैंने उसकी परिभाषा क्या बताई थी? जब किसी गैसीय विद्युत परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के पश्चात निष्कासित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। और जब एक विद्युत लास्ट स्टेप में क्या होता है? विद्युत धनी आयन और विद्युत ऋणी आयन दोनों के बीच में आयनिक बंध का निर्माण होता है। किस बंध का निर्माण होता है? आयनिक बंध का। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में NaCl आयनिक यौगिक का निर्माण करके दिखाया था। आज मैं आपको MgCl2 आयनिक यौगिक का निर्माण करके बताता हूँ किस प्रकार MgCl2 आयनिक यौगिक निर्मित होता है। तो देखते हैं, ये डेफिनेशन मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। और रासायनिक बंध की डेफिनेशन लिखे हम तो क्या होता है? जब 2 समान परमाणु या असमान परमाणु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? रासायनिक बंध कहलाता है। यदि 2 समान परमाणु या असमान परमाणु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कैसा हो? परबल। तो परमाणु की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम होगी, स्थायित्व क्या होगा? अधिकतम होगा। और यदि 2 समान या असमान परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल कैसा हो? दुर्बल हो। तो परमाणु की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम होगी, बंध का स्थायित्व न्यूनतम होगा। ये चीजें मैंने आपको
पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं MgCl2 आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है, तो देखते हैं। MgCl2 आयनिक यौगिक का निर्माण। निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है? 5 पदों में। तो ध्यान देना, स्टेप फर्स्ट की बात चलेगी। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? मैग्नीशियम धातु है, किस अवस्था में होगी भाई? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में होगी? ठोस अवस्था में। इसको एक ऊर्जा दी जाएगी जिसका नाम है उदारोपातन ऊर्जा। तो धातु जो मैग्नीशियम है वो किस में चेंज हो जाएगी? गैस में। इस धातु सॉलिड ने इस ऊर्जा का क्या किया? एब्जॉर्ब किया। इसको सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं, SE से रिप्रेजेंट करते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। ऊर्जा का क्या किया? अवशोषण। प्रक्रम कैसा हुआ? उष्माशोषी। कैसा प्रक्रम हुआ? उष्माशोषी। स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होगा? जो मैग्नीशियम धातु है वो गैसीय अवस्था में है, उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8 और 2। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एक मैग्नीशियम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और उन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा। क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा जब दी जाएगी तो मैग्नीशियम पर बताओ कैसा चार्ज आएगा? +2। कितना आएगा? +2। और बाहर क्या निकलेंगे बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दो इधर, ये आपको अच्छे से क्लियर है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अब स्टेप थर्ड की बात चलती है। स्टेप थर्ड में क्या होगा? जो क्लोरीन अणु है Cl2 वो किस रूप में होगा? अणु के रूप में होगा। यानी विद्युत ऋणी परमाणु किस रूप में पाया जाता है? अणु के रूप में पाया जाता है। अणु के रूप में जब पाया जाएगा जिससे क्या निर्मित करने हैं? तो परमाणु। क्या निर्मित करने हैं? एटम या एलिमेंट्स। तो इसके लिए ऊर्जा दी जाती है जिसका ऊर्जा का नाम है वियोजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? वियोजन ऊर्जा, जिसको डी एसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। इसको डीई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऊर्जा कह दो या विभव कह दो। और इसको डी एसोसिएशन एनर्जी डीई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लोरीन के कितने एटम बन जाएंगे? 2 एटम बन जाएंगे। क्लोरीन के कितने एटम बन जाएंगे? 2 एटम बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी मैग्नीशियम गैस अवस्था में ऊर्जा का क्या किया? अवशोषण। तो ये प्रक्रम भी कैसा हो गया? उष्माशोषी। कैसा हो गया? उष्माशोषी। और ये भी कैसा हो गया? उष्माशोषी। क्लियर? अब इधर ध्यान दो, कितने क्लोरीन एटम बने? 2। अब एक मैग्नीशियम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। तो क्लोरीन का देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8 और 7। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1। जिन तत्व या परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं उनका स्थायित्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 1। तो एक मैग्नीशियम में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 क्लोरीन है, यहाँ पर कितने एटम बढ़ रहे हैं? 2 क्लोरीन एटम बढ़ रहे हैं। तो एक क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 की। तो 2 को कितने की आवश्यकता होगी? 2 की। सीधी सी बात है। तो इसमें क्या होगा? देखो इसको क्लीन कर देता हूं मैं। अब देखो स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 होगा 2Cl के क्या बने हुए हैं बताओ? एटम बने हुए हैं, परमाणु बने। और कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो बताओ 2Cl पर चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। और देखो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो निकलने वाली ऊर्जा कौन सी कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। कौन सी कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन जब निकला, इसका मतलब ऊर्जा जब निकली तो प्रक्रम कैसा हुआ? उष्माक्षेपी। कैसा हुआ? उष्माक्षेपी। अब ध्यान दो इधर, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या है? Mg पर चार्ज कैसा है? +2। और Cl पर चार्ज कैसा है? -1। तो देखो 2 तो माइनस के, 2 प्लस के। तो बताओ क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और कौन बन जाएगा? MgCl2। अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जब भी कोई आयनिक यौगिक निर्मित होता है उसके पश्चात एक ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा का नाम है जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? जालक ऊर्जा। यानी कि जब विद्युत धनी और विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में रासायनिक संयोजन की अभिक्रिया होती है उसके पश्चात जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है?
जालक ऊर्जा। तो एक बार पूरे ध्यान दे लो, मैग्नीशियम किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में कौन सी ऊर्जा दी जाएगी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। मैग्नीशियम किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। और प्रक्रम कैसा होगा, उष्मा शोषी होगा, क्योंकि जो भी धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो ऊर्जा को ग्रहण करती है, तो प्रक्रम कैसा होता है, उष्मा शोषी होता है। और गैसीय अवस्था से हमको बाहर क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। उसके लिए ऊर्जा दी जाती है, जिस ऊर्जा का नाम क्या है, आयनन ऊर्जा। परिभाषा क्या होगी आयनन ऊर्जा की, किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। Mg पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2, 2, 8 और 2। बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये कितना चार्ज आ जाएगा मैग्नीशियम पर, प्लस। तो ये तो क्या बन गया, विद्युत धनी परमाणु। कैसा बन गया, विद्युत धनी परमाणु। क्लियर। और जो हेलोजन एटम होता है, यानी कि जो विद्युत ऋणी परमाणु होता है, वो किस रूप में पाया जाता है, अणु के रूप में पाया जाता है। उसके परमाणु निर्मित करने तो कौन सा ऊर्जा दी जाती है, वियोजन ऊर्जा। तो यानी ऊर्जा का इसने भी क्या किया, अवशोषण किया, इसलिए प्रक्रम कैसा हुआ, उष्मा शोषी। क्लोरीन एटम कितने बने, 2। एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 1। तो 2 कितने ग्रहण करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो निकलने वाली ऊर्जा कौन सी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और 2Cl पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस। प्रक्रम कैसा कहलाएगा, उष्मा क्षेपी। कैसा कहलाएगा, उष्मा क्षेपी। इलेक्ट्रॉन बंधुता की क्या परिभाषा हुई, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में या किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा निष्कासित होती है, उस ऊर्जा को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, Mg पर चार्ज कैसा होता है, प्लस। Cl पर चार्ज कैसा होता है, माइनस। प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgCl2। तो उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा का नाम क्या है, जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा रही, जालक ऊर्जा। यानी कि जब स्थिर विद्युत धनी परमाणु और स्थिर विद्युत ऋणी परमाणु, यानी कि विद्युत धनी परमाणु और विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में जब आकर्षण बल लगता है, और आकर्षण बल के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा को कहा जाता है जालक ऊर्जा। क्या कहा जाता है, जालक ऊर्जा। तो आपसे कोई ये पूछे कि एक तरह से इस चक्र को कहा जाता है बोर्न होबर चक्र। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, बोर्न होबर चक्र। बोर्न होबर चक्र में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, तीनों कैसे प्रक्रम होते हैं, उष्मा शोषी। कैसे होते हैं, ये पूरा 5 जो स्टेप है, इसका पूरा पद एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिस साइंटिस्ट का नाम था बोर्न होबर। क्या नाम था, बोर्न होबर। यानी कि आयनिक कंपाउंड को निर्मित करने के लिए एक चक्र बनाया गया। किस साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया, बोर्न होबर के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसका नाम हो गया बोर्न होबर चक्र। जिसमें 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप में से 3 स्टेप तो कैसे होते हैं, उष्मा शोषी होते हैं, और 2 स्टेप कैसे होते हैं, उष्मा क्षेपी। ये भी उष्मा क्षेपी और ये ऊर्जा भी मुक्त हुई, तो ये भी कैसी हुई, उष्मा क्षेपी। यानी कि चौथा स्टेप और 5वां स्टेप दोनों कैसे कहलाते हैं, उष्मा क्षेपी स्टेप कहलाते हैं। तो मेरे हिसाब से MgCl2 आयनिक यौगिक का निर्माण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे इसमें बात करते हैं आयनिक कंपाउंड और की बात करते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है। कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड में देखो Mg के स्थान पर क्या हो जाएगा, बताओ, Ca। कैसा होगा, ठोस। Mg से किस स्थान पर क्या हो जाएगा, Ca। किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में। Ca गैस से क्या निकलेगी, कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी, आयनन ऊर्जा। तो बताओ कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और उसके बाद 8 और उसके बाद 2। देखो 8 और 2 10 और 2 10। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कैल्शियम भी कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बताओ, Ca2+। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन कैसा होगा, बताओ, अणु के रूप में। उसको कौन सी ऊर्जा दी जाएगी, वियोजन ऊर्जा, जिससे क्या बन जाएंगे, 2 क्लोरीन के एटम। 2 क्लोरीन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2Cl पर चार्ज कैसा हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बताओ, Ca2+, 2Cl माइनस। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बताओ, CaCl2। और मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा। तो मेरे हिसाब से आपको MgCl2 और CaCl2 दोनों का निर्माण आसानी के साथ संभव हो गया हो, यानी आसानी के साथ आप कर सकते हो, यानी आयनिक बंध का निर्माण कर सकते हो।
तो आगे आयनिक कंपाउंडों की और चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो के लिए दोनों आयनिक कंपाउंडों को कंप्लीट किया है। आप आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हो रफ कॉपी में, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको आयनिक कंपाउंड और दिए जाएंगे और साथ साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, जो आप अपनी एक कॉपी लेकर, एक फेयर कॉपी लेकर आसानी के साथ नोट डाउन कर सकते हो। आज के लिए आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका दिन शुभ रहे।